हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्नाशय या पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज मानव शरीर में पाई जाने वाली एक मिश्रित ग्रंथि है, या इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पैंक्रियाज की स्थिति व आकार क्या होती है। इसकी स्थिति व आकार उदर भाग में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि है। उदर भाग मतलब आपका पेट के पीछे पाया जाने वाला एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, जो कि क्या होता है, पत्ती के आकार का या मछली के आकार का या नाशपाती के आकार का होता है, चपटे नाशपाती के आकार का होता है। तो देखिए, उदर भाग में पाया जाने वाला मिश्रित ग्रंथि है। अमाशय के ऊपरी बाएं भाग में पीछे की ओर, स्टमक के पीछे की ओर पाया जाता है। यकृत व छोटी आंत से घिरा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6 इंच के आसपास होती है। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो आइए देखते हैं मिश्रित ग्रंथि इसे क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि व बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन निकलता है, और ये दो प्रमुख हार्मोन का स्त्रावण करता है या सिक्रेशन करता है। पहला हो गया आपका इंसुलिन, जो कि बीटा सेल्स में बनता है। इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स में बनता है। दूसरा है ग्लूकागॉन, जो कि अल्फा सेल में बनता है। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों जो हार्मोन्स हैं, दोनों हार्मोन लैंगरहैंस की टापू पर पाए जाते हैं, या लैंगरहैंस की दीपिका बोल सकते हैं इसको आप, पर पाए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है? इंसुलिन का सबसे प्रमुख काम होता है, इंसुलिन का प्रमुख काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, या रक्त में शर्करा की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कम करना। दूसरा देखिए, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ग्लूकागॉन का काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना। यदि रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ग्लूकागॉन का काम है उसे बढ़ाना या इंक्रीज करना। शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन। आइए मिश्रित ग्रंथि में दूसरा देखते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि है बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि हार्मोन नहीं निकालते। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या निकालते हैं? पाचक रस निकालते हैं, या डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, या इसी का आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइम होते हैं। तो देखिए, पाचक रस या एंजाइम, पहला हो गया आपका एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाने में सहायक होता है। हम जो भोजन खाते हैं, अमाशय से जो नीचे आता है भोजन काइम के रूप में, उसे क्या करता है? उस भोजन को पचाने का काम कौन करता है? उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने का काम करता है एमाइलेज। तो ये क्या है? सारे पाचक रस हैं, पाचक एंजाइम हैं, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने में सहायक होते हैं या पचाने में हेल्प करते हैं। तो एमाइलेज किसको पचाता है? एमाइलेज पचाने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? ट्रिप्सिन पचाएगा प्रोटीन को। और लाइपेज पचाएगा आपका पायसीकृत वसा या इमल्सिफाइड फैट को। पायसीकृत वसा या इमल्सिफाइड फैट को, जो कि छोटे छोटे वसा के रूप में होते हैं, उसे ये क्या करता है? पचाने में सहायक होता है। उसके बाद है एक और चीज़ निकलता है, प्रमुख चीज़, जो कि है बाइकार्बोनेट। अमाशय से जब भोजन ड्यूडेनियम की ओर बढ़ता है, छोटी आंत की ओर बढ़ता है, तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए इसी में बाइकार्बोनेट का स्त्रावण किया जाता है। इसी में क्या किया जाता है? बाइकार्बोनेट का स्त्रावण किया जाता है या निकाला जाता है बाइकार्बोनेट को, जिससे क्या होता है? उसका ज़्यादा अम्लीय होने से बच जाता है, जिससे पाचन में सहायक होती है। आइए देखते हैं इंसुलिन के कार्य। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक प्रकार से स्टिमुलेट करता है लीवर को, या लीवर को प्रेरित करता है। अतिरिक्त मात्रा में बढ़े हुए शुगर को या शर्करा को यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। ये कौन प्रेरित करता है? ये प्रेरित करता है इंसुलिन। इंसुलिन का प्रमुख कार्य है यकृत को प्रेरित करना, कि रक्त में बढ़े हुए शुगर क्या करना? ग्लाइकोजन के रूप में शुगर को कन्वर्ट कर लेना या बदल देना और स्टोर करके रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उस ग्लाइकोजन को हम दोबारा शुगर के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो ये काम होता है, प्रमुख काम इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करता है? लीवर को प्रेरित करता है रक्त में एक्सेस शुगर या अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने के लिए। इंसुलिन क्या करता है? ऊर्जा की आवश्यकता होने पर ग्लूकोज को अन्य सेल या मसल सेल्स तक ले जाने में सहायक होता है। इंसुलिन का ये दूसरा काम हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं ग्लूकागॉन के कार्य। तो इसमें पहला क्या हो गया? ग्लूकागॉन का कार्य देखिए, लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को, लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन, जो कि इंसुलिन क्या करता है? लीवर को प्रेरित करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। उसको क्या करता है? ये जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? लीवर को फिर स्टिमुलेट करता है या प्रेरित करता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज संचित है या स्टोर है, उसको क्या करता है? तोड़ के वापस या कन्वर्ट करके वापस क्या करता है? ग्लूकोज में ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है या ब्लड फ्लो में प्रवाहित कर देता है। लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में
क्या करता है, पुनः परिवर्तित करता है, जो कि ग्लूकागॉन के प्रेरित करने से ही यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके ब्लड फ्लो में भेज देता है ताकि शर्करा की मात्रा नियंत्रित रह सके। तो आइए देखते हैं इंसुलिन की कमी से क्या क्या रोग होता है, या इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। रक्त में शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इंसुलिन अच्छे से स्रावित नहीं होगा या पैंक्रियाज आपका सही तरीके से इंसुलिन निकाल नहीं पाएगा तो क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और शर्करा मूत्र के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिससे रोगी को कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि शर्करा पूरा निकल गया उसके मूत्र के माध्यम से। इसलिए रोगी क्या होगा, कमजोर महसूस करेगा, सुस्त महसूस करेगा। इससे रोगी को हृदय, गुर्दा व आंखों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे जो पेशेंट होते हैं, शर्करा के रोगी होते हैं, उनको हृदय रोग और किडनी का रोग या गुर्दा रोग और आंखों से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हमने देखा इंसुलिन की कमी से होने वाले कुछ रोग और उसके लक्षण। आइए हम देखते हैं पाचक रस की कमी से क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पाचक रस हमारे अग्नाशय के बाह्य स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले प्रमुख एंजाइम हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। अगर वे सही तरीके से नहीं निकल पाते हैं तो हमारे शरीर में खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा। मैक्सिमम जो बीमारियां होती है वो पाचन संबंधित बीमारियां होती है, जिसके कारण क्या होता है, पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पाचक रस का सही मात्रा में निकलना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं पाचक रस के डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं या इसकी कमी क्या बोलते हैं। ईपीआई को बोलते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी बोलते हैं। ये क्या होता है, आपका अच्छे तरह से पाचक रस का नहीं निकल पाने को ईपीआई बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पाचक रस अच्छे से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारा पाचन तंत्र क्या होगा, प्रभावित होगा, अच्छे से खाना पच नहीं पाएगा। क्या महसूस होगा, रोगी को अनकंफर्टेबल महसूस होगा। रोगी को सीधी सी बात है, अगर खाना पचता नहीं है आपका, आप खाना खाते हैं और आपका पेट भारी भारी लगता है, गैस बनता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको असहज महसूस होगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये आपका अगर लॉन्ग टर्म बना रहा तो बहुत ज़्यादा ही शरीर पे इफेक्ट पड़ता है इसका। और इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम बोलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम बोलते हैं, जो कि लंबे समय तक आपके शरीर में अगर रहा तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग बहुत सारी बीमारियाँ आहार नाल से संबंधित ही होती है। अगर आपका पाचक रस अच्छे से नहीं निकलता है तो उसके लिए आपको अलग से ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। तो आइए एक बार हम अग्नाशय को या पैंक्रियास को डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका है ड्यूडोनियम, ये आपका सी आकार का ये हो गया ड्यूडोनियम, और ये हो गया पत्ती या मछली के आकार का आपका अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें देखिए, ये ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये डक्ट है, ये ऊपर जाके आपका ये बाइल डक्ट बन जाएगा जो लीवर के पीछे पाया जाता है, जिससे बाइल जूस निकलता है। इसका भी एक इम्पोर्टेंस है पाचन में। दूसरा देखिए, ड्यूडोनियम हो गया आपका सी आकार की नली, और ये है कॉमन बाइल डक्ट। देखिए यहाँ क्या होता है, सारा जो सिक्रेशन होता है यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये जो पत्ती के आकार का ब्रांच बना हुआ है, ये फूल के आकार का बना हुआ है, ये तो सारा जो सिक्रेशन होता है इकट्ठा होकर एक नली के माध्यम से ड्यूडोनियम में गिरता है। पाचक रस हो चाहे हार्मोन हो, सारे सिक्रेशन क्या होते हैं, सारे स्त्रावण ड्यूडोनियम में ही गिरते हैं, जो कि छोटी आंत की ओर प्रवाहित हो जाते हैं और पाचन में हेल्प करते हैं। देखिए, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। ये एक इनर सेल्स है आपका, जो कि क्या करते हैं, पाचक रस का स्त्रावण करते हैं। और ये हो गया आपका पैंक्रियाटिक आइलेट्स। देखिए बिंदु बिंदु दिख रहा है, ये हो गया आपका पैंक्रियाटिक आइलेट्स। तो ये क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक आइलेट्स में बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हो गया आपका अग्नाशय का डायग्राम। इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ग्रीन कलर जो सर्कल है इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, या लैंगरहैंस की दीपिका या लैंगरहैंस की टापू। इसके अंदर पाया जाता है आपका बीटा सेल्स। देखिए बीटा सेल्स है, ये हो गया आपका अल्फा सेल, ये हो गया आपका डेल्टा सेल, और ये पूरा गोला कहलाएगा आपका अंदर रिंग, ये कहलाएगा पैंक्रियाटिक आइलेट्स कहलाएगा। ये कहलाएगा आपका एक्सोक्राइन सेल्स कहलाएगा। एक्सोक्राइन सेल्स जिससे पाचक रस का स्त्रावण होता है। और ये अंदर क्या होगा, अंदर हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जो कि एक ब्लड कैपिलरी के माध्यम से क्या होता है, इसमें फ्लो में आता है, आपके ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है। इंसुलिन या बीटा सेल से जो भी आपका ग्लूकागॉन निकलता है क्या होता है, इस कैपिलरी में आके क्या होता है, बाहर ब्लड फ्लो में मिल जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया अग्नाशय के बारे में। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।